अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पाकिस्तान स्टडीज़ का क्लास डिग्री लेवल का लेक्चर नंबर 20 करने वाले हैं। और जो आज का टॉपिक यानी कि उन्वान होगा वो मेजर कॉज एंड द रिजल्ट ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होगा, यानी कि जंग आज़ादी के असबाब और नताइज हम लोग आज देखेंगे। क्योंकि हमने ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और हमने लास्ट टाइम जो लेक्चर को डिस्कशन किया था तो उसमें अगर नोट करा हो कि हमने ये देखा था कि बरसगीर पाक व हिंद में बरतानवी राज के असबाब क्या थे, यानी कि कॉजेज़ क्या थे। और अगर आपने थोड़ा भी नोट करा हो कि ब्रिटिश रूल जो उस वक्त जब यहाँ पे बरसगीर पर आए तो उन्होंने अपने साथ क्या क्या चीज़ों को क़याम किया यहाँ पर, और मुग़लों को और मराठाओं को किस तरह से यहाँ पर अपने शिकंजे में, यानी कहने का जाए तो जालसाजी में किस तरह से लिया था, और हमारी क्या गलतियाँ थी बीइंग एज अ मुस्लिम, यानी कि मुग़लों की क्या गलतियाँ थी और उसमें अथॉरिटी का क्या किरदार होना था। ये हमने सारी चीज़ें डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में। अगर आपने लेक्चर ये नहीं देखा है तो इस लेक्चर को ज़रूर देखें, और आपको कोई चीज़ समझता है तो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मैं इसको अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और वहाँ पर आप इसको नोट कर सकते हैं। आज के टॉपिक के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा जो सवाल आता है बोर्ड में, यानी कि यूनिवर्सिटी लेवल पर अगर देखा जाए तो हमारे पास ये सवाल पूछा था कि मेजर कॉजेज़ क्या थे, कि वो कौन से ऐसे असबाब थे जिसकी वजह से जंग आज़ादी शुरू हुई 1857 की, और उसके नताइज क्या निकला, यानी कि नतीजा क्या निकला। ठीक है बेटा, तो अगर देखा जाए तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये बरसगीर की पहली ऐसी जंग थी जिसमें 3 कौमें लड़ रही थी। अगर आप देखें तो एक मुसलमान थे, एक हिंदू थे और एक ब्रिटेन्स थे। अच्छा, ब्रिटेन्स यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि कारोबार के सिलसिले में आए थे, तो उन्होंने मुग़लों को बहका कर उनके सारी गवर्नमेंट्स, उनकी अथॉरिटीज़ पर कब्ज़ा करने की कोशिश की, जिसमें सबसे अहम जो था, जो बंदरगाहें थी, पोर्ट्स थे, उसमें ला के अपने जहाज़ खड़े कर दिए और वहाँ के जितने भी इलाके थे उनके ऊपर कब्ज़ा कर लिया। अब किसी पे भी अगर हमें जंग करनी हो तो ये एक चीज़ होती है कि जहाँ से लोग भाग सकते हैं वो रास्ते आप बंद कर दें, वो एग्जिट ही बंद कर दें। अब वो एग्जिट यहाँ पे जैसे ही बंद हुआ तो फिर यहाँ पे मुसलमानों का एहसास शुरू हो गया था कि कहीं ना कहीं जो बरतानवी राज है वो शुरू होने वाला है। अब यहाँ पर हिंदू और मुसलमान, क्योंकि हिंदुओं को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, अथॉरिटी कहीं ना कहीं जा रही थी पहले मुसलमानों से हटकर किसके पास, बरतानिया के पास। तो अब ये वो सिलसिला था कि जहाँ पर मुसलमानों का जवाल आना दिख रहा था बरसगीर में। तो अगर देखा जाए तो इंडियन रिबेलियन यानी कि बगावत का ये सिलसिला शुरू हुआ। जब बगावत शुरू हुई तो उसके जो मेजर असबाब थे, तो उसमें पहला जो असबाब आता है यानी कि कॉज आता है वह डाउनफॉल ऑफ मुग़ल एम्पायर। अच्छा, मुग़ल एम्पायर का अगर देखा जाए तो उसी वक्त डाउनफॉल हो गया था जब औरंगज़ेब का इंतकाल हो गया। यानी कि जब वो इंतकाल कर गए तो वो शॉर्ट कमिंग्स जो सक्सेसर्स थे, यानी कि जो उनके बिहाफ पर उनको जो सल्तनत मिलनी थी उनके बच्चों को या उनके हेयर्स को, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो तिजारत वगैरह तो पहले ही मुग़लों के हाथों से निकल चुकी थी। और जब वो उनका पूरा जो कंट्रोल था पॉलिटिकल अफेयर्स का, वो सारा का सारा ख़त्म होकर किसके पास आ रहा था, पॉलिसीज़ वगैरह जो बनाई जा रही थी हुकूमत के हिसाब से, प्लानिंग की जा रही थी, मनसूबाबंदी हो रही थी इंडिया की, वो रूलर्स अब स्विच हो रहे थे किससे हट के, ब्रिटेन्स के पास। और मुसलमानों के हिसाब से जो उनका जो सियासी रुझान था, यानी कि सियासी उरूज था, वो ख़त्म वह जो दिख रहा था। जाहिर सी बात है वो ये देखने का असबाब आ रहे थे, क्योंकि आपकी प्लानिंग और पॉलिसीज़ अगर बरतानिया बनाएंगे तो फिर मुग़लों का और मुसलमानों का जो उनकी अपनी मनसूबाबंदी थी वो तो फिर ख़त्म हो रही है, क्योंकि आपके ब्याह पर कोई और दूसरे काम कर रहे हैं विदाउट एनी कॉस्ट। आपके कोई भी चीज़ों का इस्तेमाल किए बगैर, आपकी रजामंदी से चीज़ों का बगैर पूछे इस्तेमाल किया जा रहा हो, तो फिर तो आपको पता चल जाना चाहिए कि आपकी अथॉरिटी अब यहाँ पर ख़त्म हो रही है। अब अथॉरिटी ख़त्म हो रही है तो आपका जवाल आ रहा है, डाउनफॉल जवाल हो रहा है। अब मुग़लों का जवाल जैसे शुरू हुआ तो उसके असबाब में अगर देखा जाए तो पहला जो फ़र्क उन्होंने बताया, डिफरेंस बताया, वो हिंदू मुस्लिम कल्चर था। अब जाहिर सी बात है वो दोनों फ़रक़ीन जो लड़ रहे हैं उन्हीं के दरमियान में आपने कहीं ना कहीं फूट तो डालनी है। अब वो फूट चक्कर में ये डाल दिया उन्होंने कि हमारे जो कल्चर है, सकाफ़तें हैं, यानी कि हिंदू और मुसलमानों की, वो पहले ही अलग हैं। क्योंकि मुसलमानों को प्राउड, एक ऐसा कौम, ऐसा नेशन, उनको अपने बड़ा प्राउड है। रीज़न क्या है कि वो पूरी सिविलाइज चीज़ों को लेकर आ रहे थे पूरी दुनिया से, तहजीब लेकर आए बरसगीर में। लेकिन बरतानिया ने यहाँ पर हिंदुओं को ये एहसास जताया कि कहीं ना कहीं उनको फोर्स किया जा रहा है अपनी ज़िंदगी के हिसाब से, बातचीत की बजाय फोर्स किया जा रहा है कि आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स, सोल्जर्स, ट्रेडर्स, स्कॉलर्स, आर्टिस्ट जितने भी हैं, वो सारे के सारे जो अडॉप्टेशन है वो हिंदू और मुसलमानों की डिफरेंट है। और ये मोनोपलाइज़ किया जा रहा है कि अगर देखा जाए तो ज़िंदगी के तमाम ज़िंदगी के तर्ज़ अमल में हिंदुओं के हिसाब से अगर देखा जाए तो बड़ी रिस्पेक्टेड जो सोसाइटी है, जो बहुत ज़्यादा माशरे को अहमियत देती है, वो मुसलमान नहीं देते।
अब यहाँ पर एक ऐसा जवाब पैदा किया गया, क्योंकि अगर आपने नोट करा हो कि मैंने आपको अभी बताया कि मराठास और मुसलमानों को बहकाया गया। अब ये बहकाने का मकसद ये था कि हिंदू मुसलमानों के जो डिफरेंसेस थे, जिसके मजहबी, रिलीजियस, सोशो पॉलिटिकल आइडेंटिटी थी और कल्चरल, सिविलाइजेशन, हिस्ट्री, ये बहुत ज़्यादा एक मैनिपुलेट कर दिया उन्होंने। तो इसी वजह से दो कौमों के दरमियान दरारें पैदा शुरू हुई और दो कौमें जो मुसलमान और हिंदू के ख़ानदान मिलकर रहते थे वो अब अलग अलग होना शुरू हो गए। और इसी तरह अगर देखा जाए तो बाकायदा पड़ोसियों को भी इसी तरह उकसाया गया, उन्हीं को बोलते ना वर्गलाना, वो भी करवाया गया, कंफ्यूज किया गया, उनको जो फ्यूजन था, उनका जो मिलाप था उसको ख़त्म किया गया और जो उनके दरमियान में एकता थी, यूनिटी थी, एक थी, उसको ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पर किसी ने नहीं सोचा कि 1100 साल जब मुसलमान हिंदू एक साथ रह रहे थे तो उस वक्त तो कोई दरार नहीं थी, क्योंकि इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट तो मुसलमानों ने आके दे दिया था। और जहाँ पे इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है तो वहाँ टॉलरेंट यानी कि आपको बर्दाश्त भी करना पड़ता है। सब्र का मादा दिखाया। अब वो सब्र का मादा दिखाया तो उसी में फिर लोगों को इंसाफ भी मिला, जस्टिस मिला। और जहाँ जस्टिस मिला तो उसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे अहम पैदा हुई हमारे दरमियान में क्या, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, भाईचारगी। अब ये चारों असबाब हमारे कोई देख नहीं रहा और हम अंग्रेज़ों की सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त हम जज्बाती हुए हैं और जज्बाती के हिसाब से ये हुए हैं कि हमारे घर के अंदर कोई तीसरा आके बैठ गया कब्ज़ा करके। अब वहाँ पे हमने ये सकाफ़त को नोट नहीं किया कि सकाफ़तों में कहीं ना कहीं मिलाप आ चुका था, लेकिन डिफरेंसेस पैदा कर दिए। जब इख्तलाफ पैदा हो गया तो फिर आपके पास एक सबसे अहम मुद्दा आता है कि मुसलमानों को फिर बरतानिया ने तोड़ना शुरू किया, ख़त्म करना शुरू किया। वो किस तरह से बेटा, कि अगर देखा जाए तो क्रश, अगर देखा है, या वर्ड मैंने बड़ा सही इस्तेमाल किया, क्रशिंग किया। वो क्रश का मतलब ये होता है कि अगर दो मेजर कौमें अगर यहाँ पे रह रही हैं तो तीसरी आ गई, लेकिन मुसलमान क्योंकि को एग्जिस्टेंस में थे, अथॉरिटी में थे, उनकी प्लानिंग बड़ी बेहतरीन थी, वो भूल गए। क्योंकि मुगलों के दरमियान में बेटा एक चीज़ ख़त्म हो गई, एजुकेशन, जिसके बाद वाला टॉपिक भी आएगा, इसी में आएगा कि एजुकेशन सिस्टम जो था वो कहीं ना कहीं मोनोपलाइज़ किया गया, ख़त्म किया गया और उसी में मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान एक रिडक्शन पैदा की गई सोसाइटी में कि कहीं ना कहीं मुसलमानों का जो पूरा रिवाज कायम था वो हिंदुओं की वजह से था, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ हिंदू थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि रहना किस तरह से। और अगर देखा जाए तो इंडियन हिस्ट्री में उनकी जो क्लास सिस्टम का कॉन्सेप्ट था उसी का बेनिफिट उठाया किसने, मुसलमानों ने। अब ये बेनिफिट था, या यहाँ पर ये कहा जाए तो फिर उसी के हिसाब से जो उन्होंने बातें की सोसाइटी में, तो फिर मुसलमानों को ऑप्रेस किया गया, ठीक है ना, यानी कि उनको दबाया गया और दबाने के बाद उनको फिर कत्लेआम भी किया गया। लेकिन यहाँ ब्रिटिश जो थे वो हिंदूज़ की तरफ हो गए, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पे मेजॉरिटी हिंदुओं की है, मुसलमानों की नहीं है। तो यहाँ पर मुसलमानों को दबाया गया, ख़त्म किया गया। हाई लेवल पर सिविल, जुडिशल, मिलिट्री कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर दिया गया मुसलमानों की। इकोनॉमिक वेलफेयर का जो कॉन्सेप्ट रखा हुआ था, फलाह बहबूद का जो उन्होंने एक तस्वुर दिया हुआ था मुसलमानों ने, वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता चला गया। क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश राज में किसका रवाज कायम होना शुरू हुआ, आपको पता होना चाहिए बेटा कि उनमें दरमियान में बादशाहत का कॉन्सेप्ट है। वेलफेयर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बादशाहत का कॉन्सेप्ट है। अब बादशाहत यहाँ पर आना शुरू हुई तो सोशल स्टेटस जो था, जिसके लिए एक मुसलमान सबसे अहम किरदार अपना रुतबे के हिसाब से पहचाना जाता था, तो कहीं ना कहीं अब उनके लिए खाने के भी वांदे लग रहे हैं। अब खाने का मतलब ये होता है कि ब्रेड और बटर का एग्जिस्टेंस जो है वो बहुत ही एक मिलाप होता है, लेकिन वो भी ख़त्म रखा गया, वो भी ख़त्म कर दिया गया। और फिर हिंदूज़ और मुसलमानों के दरमियान एक बाढ़ पैदा कर दिया। बाढ़ का मतलब यहाँ पर ये होता है बेटा तनाज़ा, डिस्प्यूट एक क्रिएट कर दिया उन्होंने, और इसी को इन्होंने अपना हथियार भी बनाया। और यही थ्योरी अगर देखा जाए तो मोहम्मद अली जिन्ना ने पेश की थी, जिसको हम बोलते हैं डिवाइड, रूल एंड कॉन्कर। पहले तकसीम करो, फिर उन पर हुकूमत करो, और हुकूमत करने के बाद पूरी दुनिया में फैलो। अब ये पूरी दुनिया में जो फैलाव फैल गया है वो इसी वजह से फैला कि मुसलमानों ने अपनी चीज़ों को खो दिया। यहाँ पर जब मुसलमानों ने खोया तो उसके बाद सबसे अहम मुद्दा जो शुरू किया गया वो क्या था, आपको पता होना चाहिए बेटा कि लैंग्वेज, ज़बान का बड़ा एक मेजर कॉन्सेप्ट था। पर्शियन, फ़ारसी लैंग्वेज को मिलाकर यहाँ पे उर्दू ज़बान क्रिएट की गई थी, जो अरबिक, तुर्किश वगैरह सबका मिलाप थी। फिर उसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस थे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे, उसमें ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश को रखा गया, पर्शियंस को हटा दिया गया 1835 में। अब जैसे ये रखा, ये एक तनाज़ा बढ़ चुका था। 1835 में आपने सारे गवर्नमेंट से हटाकर फ़ारसी ज़बान को हटाकर अंग्रेज़ी ज़बान रख दी, तो फिर ये किससे आपने पूछा, किससे आपने अथॉरिटी ली? उन्होंने बोला कि हिंदूज़ ने इसको एग्री कर दिया है, मराठाओं ने एग्री कर दिया है, और प्लस मुसलमानों के कुछ मुग़लों ने इसको मान लिया है। अब यहाँ पर अंग्रेज़ी को सबसे ज़्यादा अहमियत दी गई एज अ फ़ॉरेन लैंग्वेज, वन ऑफ द फ़ॉरेन लैंग्वेज। और जैसे ही देखा जाए तो फिर जब वो कोर्ट्स में आ गई तो फिर यहाँ पर
मसला खड़ा हुआ। और फिर मुसलमानों ने ये डिसीजन लिया है कि कहीं ना कहीं ब्रिटेन जो है अब हमें स्टैंप आउट कर रहे हैं, यानी कि हमारे को अब बातें नहीं सुन रहे। ऑब्वियसली अब वो आपकी क्यों सुनेंगे, वो यहाँ पे 200 साल से आ गए, आपने उनको अपनी प्लानिंग बता दी, अपनी गवर्नमेंट दिखा दी, आप उनके अयाशों में डूब गए, उनके जालसाजी में डूब गए, तो फिर तो आपका पहला तो यही होगा ना बेटा कि सिंपल सी बात है कि आपकी पहली ज़बान को ख़त्म किया जाएगा। और जब ज़बान को ख़त्म किया जाएगा तो इंग्लिश लैंग्वेज को अहमियत दी गई, और मुसलमानों ने इंग्लिश पर इतना ज़ोर नहीं दिया था, उन्होंने इतना कॉन्सेप्ट नहीं रखा। जो उनके एडवाइज़र्स थे वही बात कर लेते थे, उन्होंने उनकी ज़बानों को सीखा था। अब मुग़लों को पता नहीं, नीचे दरबारियों को पता नहीं, किसी को पता नहीं, तो अंग्रेज़ी ज़बान इतना रवाज, पता नहीं वो क्या लिख रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं, आपने दस्तखत कर दिए ये भी नहीं पता। तो ये वो सारी चीज़ें थी जहाँ पे गवर्नमेंट सर्विसेज में यानी कि हुकूमती खदमातों में बहुत अहम किरदार अदा कर सकते थे, लेकिन हमने वो किया नहीं। अब जब ये नहीं हुआ तो जाहिर बात है एजुकेशन सिस्टम भी आपका कैसे टिकेगा। अब एजुकेशन सिस्टम में अगर देखा जाए तो बाकायदा उसको पूरा रिप्लेस कर दिया गया। अब रिप्लेस करने में आपको पता हो तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो थे वो कहीं ना कहीं जो पहले फ़ारसी के अल्फाजों में आते थे, अरबिक आते थे, वो सारे कन्वर्ट करके संस्कृत में रख दिए गए ताकि हिंदुओं को बड़ी अहमियत मिल जाए। और फिर इंग्लिश ज़बान को ऑफिशियल लैंग्वेज करार दे दिया गया, कैरिकुलम को चेंज किया गया और इंस्टीट्यूशंस को भी चेंज किया गया। इंस्टीट्यूशन में अगर देखा जाए तो प्राइमरी इस्लामिक जो होते थे, सारी जो सबसे अहम होते थे वो थे मकतब और मदरसा। मदरसा हाई लेवल पर आता है और मकतब जो होता है वो लो लेवल पर होता है। जबकि उसकी जगह फिर आपने प्राइमरी, मिडिल, हाई, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ रखना शुरू की। तो उस वक्त के जो ये पूरा निज़ाम लेकर वो लॉर्ड मैकले आए थे, जो आपको सामने तस्वीर में भी दिख रहे हैं, और उन्होंने फिर एक किताबें थमा दी और माइन ऑफ एजुकेशन के नाम से एक सिस्टम को आगाज़ किया। यहाँ पे मॉरल और इंटेलेक्चुअल जो पूरा टेस्ट था, यानी कि पूरा जायका जो उस कैरिकुलम में निसाब में डाला गया वो ब्रिटेन का डाला गया, और उसमें पूरा कॉन्सेप्ट जो था वो सिविलाइजेशन का, मुस्लिम कल्चर का, जो हम लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे ताकि हिंदुओं को भी समझा सकें, वो सारी फ़िलासफ़ी चेंज होकर किस में आ गई, अंग्रेज़ी में। और अंग्रेज़ों ने ये बताया कि मुसलमानों के रिवाजों को किस तरह से ख़त्म किया गया। अब यहाँ पर ख़त्म करने का मकसद यहाँ पर यह आया कि कहीं ना कहीं जो उनकी सोशल और इकनॉमिक फील्ड्स थी, जो इसमें मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा तरक्की की हुई थी, और अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से लिटरेचर, फ़िलासफ़ी, लॉ, एस्ट्रोलॉजी, अर्थमेटिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारे कॉन्सेप्ट को ख़त्म किया गया और इसके जगह क्या रखा गया, बाइबल सिस्टम, क्रिश्चियनिटी के रिलीजियस कॉन्सेप्ट को बड़ा रखा गया। प्लस फिर इंग्लिश लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो उनके पूरे के पूरे निज़ाम जो बाइबलिक दिया हुआ है वो सारा निज़ाम को रखा गया। तो अब यहाँ पर फिर अगेन जो डोमिनेंसी है सब्जेक्ट्स को दी जा रही है अंग्रेज़ियों को और बाकी सब्जेक्टों को नहीं दी जा रही, और हिंदुओं को इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि उनको जाहिर सी बात है अहमियत देनी थी, मुसलमानों को अथॉरिटी में लाना नहीं था, तो मुसलमानों को दबाया गया। अब उनका निसाब भी गया। अब निसाब जब जैसे ही गया तो उनका जो अनएथिकल एक्ट्स थे बरतानिया के वो फिर आना शुरू हो गए। अब क्रिश्चियनिटी को अगर देखा जाए तो ज़बरदस्ती इंडियंस जो उस वक्त मुसलमानों को सबसे ज़्यादा अहमियत दे रहे थे हिंदू, अब वो क्रिश्चियंस को दे रहे हैं, और क्रिश्चियंस बाय फोर्स कहीं ना कहीं ये एक तासुर पैदा हुआ कि वो कहीं ना कहीं फोर्स कर रहे हैं मुसलमानों के भी वो क्रिश्चियंस बन जाएं। क्योंकि जाहिर सी बात है बेटा, अगर आपके पास लैंड्स हैं और आपके लैंड्स उस वक्त तक आपको नहीं देंगे जब तक कि आप क्रिश्चियन ना हो जाएं, तो फिर तो ये बाय फोर्स ही हो गया ना बेटा एक तरीके से। और 1850 में जो बिल पास हुआ वो राइट ऑफ इनहेरिटेंस जो था वो कहीं ना कहीं क्रिश्चियंस को बहुत ज़्यादा मिल रहा था, हिंदुओं को भी उतना ही एक मद्दे मुकाबले मिल रहा था, लेकिन मुसलमानों को तो बिल्कुल ही छीन लिया। वो इसलिए क्योंकि उनकी अथॉरिटी अगर वापस से आ गई तो मसला ब्रिटेन्स के लिए होगा और हिंदूज़ के लिए होगा, तो दोनों मिलकर अब अगेंस्ट किस पर हैं, मुसलमानों के। और यहीं पर अगर देखा जाए तो मुसलमानों को अगर आप बाय फोर्स अगर आप क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, और उन्हीं के हिसाब से अगर देखा जाए तो ब्रिटिश आर्मी जो इंडियन आर्मी थी उसमें असाइन वही होगा जो सबसे ज़्यादा क्रिश्चियनिटी को लॉज को फॉलो कर रहा होगा। और उसमें एक बड़ा तनाज़ा पैदा हो गया था कि उनकी जो बुलेट्स की जो कार्ट्रिजेस थी, जो उनका जो कार्ट्रिज का जो पूरा का पूरा जो निज़ाम था बारूद का और उसकी जो गोलियों का निज़ाम था, उसके ऊपर एक निट लगती थी, यानी कि एक कैप लगती थी जिसको चू करके यानी कि चबा कर वो खोल के उसमें डाला जाता था गन पाउडर, और गन पाउडर के हिसाब से फिर फायरिंग करते थे। तो ये वो चीज़ें थी कि जहाँ पर वो जो चूइंग थी वो कहीं ना कहीं फैट से बनी हुई थी, यानी कि आपने देखा होगा कि चर्बी की वो खाल बनी हुई थी, तो वो कहीं काऊ के गोश्त से बनी हुई थी या फिर पिग के गोश्त से बनी हुई थी। तो अब यहाँ पर दोनों का जो तनाज़ा था हिंदूज़ का और मुसलमानों का, वो यही था कि काऊ जो है, जो आपको पता है कि उनके लिए बड़ी एक अहमियत का साबित है कि उनके भगवानों में आती है, और अगर आपने नोट करा हो कि जो पिग का गोश्त है वो हराम है मुसलमानों के लिए। और अब इसी का फ़ायदा उठा के वही लॉज जो उन्होंने इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश की, ये अनएथिकल जो कॉन्सेप्ट था, गैर इखलाकी
तनासुब जो पैदा किया गया वो यही पैदा किया गया कि इसको आप अहमियत दें। अब ये इस चीज़ को अहमियत देने से बेहतर है कि बंदा मर जाए। उनका कॉन्सेप्ट ये था उस वक्त मुसलमानों का और हिंदुओं का, क्योंकि उनका जो रिलीजियस कॉन्सेप्ट था, जो उनका मजहबी जो ख्याल था, तसव्वुर था, वो ख़त्म हो रहा था। तो यहाँ पर ये एक बड़ा मुद्दा खड़ा हुआ और मुद्दे में बाकायदा बरतानिया ने टोल मोल करने की कोशिश की कि उन्होंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जब लोगों ने रिसर्च की, जब तहकीकात की, तो पता चला कि ये वाकई में हो रहा है। अब ये जो मसला क्रिएट हुआ यहाँ पर, फिर दोनों को एहसास हुआ, हिंदू और मुसलमानों को, कि कहीं बरतानिया उनके दिमागों के साथ खेल रही है। अब खेलना शुरू हुई तो लास्ट में जो सबसे अहम मुद्दा आया वो आपके सामने है बेटा, कि कहीं ना कहीं जो माशियत का निज़ाम था वो पूरा टेक ओवर कर गए थे कौन? ब्रिटन्स। अब ना ही हिंदुओं को कोई अहमियत मिल रही है ना मुसलमान तो वैसे ही पिस गए थे। तो अब यहाँ पर जो गवर्नमेंट थी, जो लॉज और पॉलिसीज़ जो बनाई जा रही थी, मनसूबबंदी जो हो रही थी, वो पूरी की पूरी होती बरतानिया के हिसाब से। उनका कल्चरल सिस्टम आ रहा था और बाकी दो कौमों के जो कल्चरल सिस्टम सकाफतें थी वो ख़त्म हो रही थी। अब यहाँ पर जो एक बोलते हैं ना कि जो हम लोग अपनी आसान ज़बान में अगर कहें कि आग में जो तेल भगो रहे थे, यानी कि डाल रहे थे उस मज़ीद बढ़ावा देने के लिए, उसमें बरतानिया ये खुद चाह रही थी। अब वो क्यों खुद जा रही थी? वो ये चाह रही थी कि देखते हैं कि कौन बरतानिया का साथ दे रहे हैं, एक सिंपल तरीके से, कि मुसलमान ज़्यादा साथ दे रहे हैं या हिंदू। अब जाहिर सी बात है मुसलमानों को तो उस वक्त ये रिवाज कायम हो रहा था, उनके मुग़लों को ये पता चल रहा था, उनको ये एहसास हो रहा था कि कहीं ना कहीं अब ये मसला बढ़ रहा है। तो वो अब अथॉरिटी मुग़लों की ख़त्म हो रही है, तो उनको तो ये एहसास थोड़ा बहुत तो हो ही गया था कि मुसलमान बिल्कुल नहीं देंगे। लेकिन हिंदुओं का वो देखना चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं वो साथ देंगे, और कुछ हिंदुओं ने साथ भी दिया। अब कुछ हिंदुओं ने साथ दिया, कुछ हिंदुओं ने नहीं साथ दिया। कुछ जट्स ने, कुछ मराठास ने बाकायदा जंगें लड़ी मुसलमानों के साथ, क्योंकि उनके इलाकों पे कब्ज़ा हो रहा था। अब यहाँ पर ये एक स्ट्रॉन्ग सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट बन चुका था मुसलमानों की वजह से, जिसको हम बोलते हैं ना प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इस्लाम, वो ख़त्म होकर अब कहीं ना कहीं बरतानिया का रवाज कायम हो रहा था। अब ये सारी चीज़ों के बाद क्या नतीजा निकलता है बेटा? देखो, रिज़ल्ट ये निकला कि अगर आपने नोट करा हो कि हाँ, कि बाकायदा जंग हुई, जंग में शिकस्त भी हुई मुसलमानों को। बहादुर शाह जफ़र लड़ रहे थे, हमारे आखिरी मुग़ल थे, वो ज़्यादा टिक भी नहीं पाए, उनकी पूरी फैमिलीज़ को बाकायदा हिरासत में ले लिया था, अरेस्ट कर लिया। और बाकायदा जट्स और मराठास के दरमियान जो सुलह हो गई थी वो भी ख़त्म हो रही थी, और वो फिर मिल गए बरतानिया के साथ। लेकिन अगर आप देखो तो असबाब में हम लोग अगर नोट करें तो यहाँ पर दोनों मिलकर पहले ये सोचते, ये प्लानिंग करते कि हमने उनकी चीज़ों को समझना चाहिए बरतानिया की। क्योंकि बेटा देखो, बरतानिया की आप चीज़ों को नहीं समझोगे ना तो उनकी जंग नहीं समझ पाओगे, उनकी स्ट्रेटजी नहीं समझ पाओगे, कि उन्होंने पहले आपके रास्ते रोक दिए, ख़त्म कर दिए, आप भाग भी नहीं सकते थे, पोर्ट्स आपके पूरे पूरे बरतानिया के पास हैं, तो कहाँ से भागोगे? इस वक्त एरोप्लेन्स का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है ना बेटा, ना आपके पास नहीं मशहूर गाड़ियाँ थी, तो आप किस तरह सोचोगे? घोड़ों पे तो नहीं भाग सकते, हिजरत भी करने निकलोगे तब भी मारे जाओगे। तो ये सारी चीज़ों को हमने देखना था, उस वक्त हमने देखना था, हिंदूज़ और मुसलमानों ने मिलकर। लेकिन जब हिंदू ही अगर आपका साथ छोड़ दें, आपका पड़ोसी आपका साथ छोड़ दे, और फिर आपको बोले कि नहीं पूरे इलाके को सुधारने निकलो, तो फिर तो फ़ायदा ही कुछ नहीं ना। आप अकेले क्या कर पाओगे? अकेले तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो फिर हिंदुओं ने जब पूरा साथ देना ब्रिटेन्स का शुरू कर दिया, तो वहाँ मुसलमानों को एहसास हो गया कि उनके सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल राइट्स सब ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि हिंदुओं को बड़ी अहमियत इसलिए दी जा रही थी बिकॉज ऑफ टू रीजंस, कि उनको अंग्रेज़ी भी आती थी, उन्होंने देखा कि हाँ अंग्रेज़ी का रिवाज बड़ा कायम हो रहा है, और उनके दरमियान क्लास सिस्टम तो पहले ही था। क्लास सिस्टम का मतलब आप समझ गए कि उनके अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, विष्णु और शूद्र का कॉन्सेप्ट तो पहले ही था। तो अब वो ब्राह्मण जो पहले ही नहीं चाह रहे थे मुसलमान निकल जाएं और मुसलमान यहाँ पे रिवाज ना कायम करे, वो तो फिर साथ ही देंगे बरतानिया का। कॉमन सेंस, ये छोटी सी कॉमन सेंस है, आप समझ जाओ। और ये कॉमन सेंस में अगर आपने नोट कर लिया होगा कि दिल्लत जो शुद्रास थे उसमें भी ब्रांचेस हैं, उसमें भी सब डिवीज़न हो चुकी थी, चमार अलग हो चुके थे, पारसीज अलग हो चुके थे, ये बहुत सारा एक कॉन्सेप्ट बन चुका था। तो अब यहाँ पर हिंदुओं को बड़ी अहमियत मिलेगी, ना कि मुसलमानों को। मुसलमान तो सबको एक ही करके रखे हुए थे। तो अब बरतानिया यही सोचेगा कि स्ट्रक्चरल वे में हिंदुओं को दे दो। अब वो हिंदुओं को सारी की सारी अहमियत दे रहे थे, और यहाँ पे मुसलमानों के जितने भी राइट्स थे वो सब ख़त्म हो रहे थे। अब वो ख़त्म होने के बाद एक शख्स जो उस वक्त कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल बने, जब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस भी करेंगे, जिनका रोल बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल बना इसी दौरान, उन्होंने देखा कि हाँ यहाँ मुसलमानों की गलतियाँ थी, मुसलमान अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो होगा सर सैयद का रोल।
अब सर सैयद कैसे आए, किस तरह से उन्होंने अपने आप को बढ़ावा और मुसलमानों का रुतबा वापस से दिलवाया, हम उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में ज़रूर डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपको इस टॉपिक में कोई चीज़ समझ में नहीं हो तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक में कोई चीज़ इजाफतन आपको पता है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके उन बच्चों, उन लोगों तक पहुँचाएँ जो लाइल्म हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।